हेलो दोस्तों, मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ 10वीं क्लास का सिलेबस, जिसमें मैं इतिहास का पहला पार्ट यूरोप का राष्ट्रवाद मैं करवाऊंगी। ये थोड़ा सा कठिन पार्ट है, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे कई भागों में करवाऊंगी और मैं करवाने जा रही हूँ आज पहला भाग। इसके अंदर मैं राष्ट्रवाद, फ्रांस के अंदर क्रांति और साथ में नेपोलियन की मुख्य भूमिकाओं के बारे में बताऊँगी। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। इस वीडियो से हम शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 और उसका पार्ट भी 1 है। विषय रहेगा इसका यूरोप में राष्ट्रवाद। एनसीईआरटी की बुक है, इसका पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद से एकदम से दिमाग में क्या आएगा? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर समान भाषा हो, वहाँ की जो नस्ल है वो समान हो, वहाँ का जो धर्म है वो समान हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अब इसके बाद दिमाग में आता है कि राष्ट्र तो ये है, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र आपको पता चली गया। वाद का अर्थ है विचार या भावना। मतलब क्या है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब एक समूह लगा लो, विचार लगा लो, भावना लगा लो। जब हमारी जो है राष्ट्र के प्रति वो भावनाएं उमड़ती हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ राष्ट्र ही दिखाई देता है, तो उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में चलो बताते हैं। कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति, सबसे पहले जो अभिव्यक्ति हुई वो 1789 में हुई और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? फ्रांस में क्या था कि बूर्बो राजवंश था। एज ए स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक राज्य था, कौन सा था? फ्रांस था। उसमें एक राजवंश था। राजवंश का क्या अर्थ है? राजा का वंश, और उसका नाम क्या था? बूर्बो। बूर्बो राजवंश था और उसका शासक था लुई 16वां। अब ये लुई 16वां जो था वो बहुत ही निरंकुश था और तानाशाह था। ठीक है, तानाशाह क्या होता है? जो सिर्फ अपनी मन मर्जी चलाता है, जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, मन मर्जी से कर लगाता है, लोगों को सजा देता है, जो उसके खिलाफ बोलते हैं उनको जेलों में बंद कर देता है, मरवा देता है। ऐसे ऐसे काम जो करता है, ऐसे राजा को हम कहते हैं तानाशाह या निरंकुश राजा। ठीक है, अब इन सब से परेशान होकर एक क्रांति हुई, लोगों के मन में बहुत रोष पैदा हो गया और वो इस राज्य तंत्र से बिल्कुल मतलब जो है उनका मन भर गया और मरने मारने को वो तैयार हो गए। फिर होती है क्रांति। क्रांति मैंने आपको बताई है कब हुई थी? 1789 में, और तभी ये शब्द निकला था। कौन सा शब्द? राष्ट्रवाद। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब आगे देखिए, फिर क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो राजतंत्र था वो हस्तांतरित हो गया। किस में हो गया? लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र क्या है? लोक होता है जनता और प्लस में तंत्र क्या होता है? शासन। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ? जनता का शासन। तो इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पर किसी राज्य का राजतंत्र नहीं था, अब यहाँ पर जनता का शासन था, लोकतंत्र था। ठीक है, अब ये इतना सब कुछ हुआ, ये ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके लिए बड़ी प्लानिंग हुई पहले। तो उस प्लानिंग के तहत जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने क्या क्या कदम उठाए और कैसे कैसे सभी लोगों को एकजुट करके क्रांति के लिए तैयार किया। देखिए, उस राजतंत्र को समाप्त करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले लोग चाहिए, क्योंकि जो लुई 16वां था वो कैसा राजा था? निरंकुश। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब निरंकुशता से इतने परेशान हो गए लोग कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रांति करने की सोची। अब इतने बड़े राज्य को कुछ आदमी या कुछ आदमियों का जो समूह है वो उखाड़ नहीं फेंक सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी लक्ष्य है वो एक या कुछ लोगों के समूह से प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए जो है पूरे राष्ट्र को एक होना पड़ता है, और वो लक्ष्य भी ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य कि पूरे राष्ट्र को स्वतंत्र कराना हो। तो क्रांतिकारियों ने कुछ कदम उठाई। कैसे? पितृभूमि तथा नागरिकता के विचार। लोगों के मन में विचार भरे पितृभूमि के कि ये जो भूमि है ये हमारे पितरों की है, वंशजों की है, तो हम जो है
इसके ऊपर रहते हैं और हमें ऐसे ही जो है किसी की निरंकुशता सहन नहीं करेंगे। दूसरी जो है नागरिकता का, कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारे देश में हमारी चलनी चाहिए। हम किसी एक आदमी के अंतर्गत रहकर जो है उसकी दास्ता को कब तक कबूल करेंगे, कब तक उसके अत्याचार सहेंगे। तो ऐसे विचार लोगों के मन में उन्होंने भरे। दूसरा जो पॉइंट है, नया फ्रांसीसी झंडा लागू किया गया। कैसा झंडा? तिरंगा झंडा। ठीक है, अब आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस झंडे के अंदर जो है 3 ही कलर हैं, भारत के झंडे की तरह। जैसे इसमें कलर क्या है? लाल, सफ़ेद और नीला। ठीक है, ये क्या है? झंडा जो होता है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक होता है, राष्ट्र का प्रतीक होता है। तो इस झंडे के नीचे जो है लोगों ने एक भावनाएं जोड़ी कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। सामूहिक भावना का प्रयास। लोगों ने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं इकट्ठे हों, समूह में हों और उनकी भावना क्या हो? राष्ट्रवाद की भावना हो। और लोगों के मन में जितना राष्ट्रवाद होगा, जितना राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ेगा, उतना ही जो है क्रांति के लिए जो है प्रयास जारी होंगे और लोग आसानी से जो है आज़ादी प्राप्त कर सकेंगे। फ्रांसीसी सेना द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार करना। निरंकुश शासक के नीचे जितनी भी सेना थी उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो राष्ट्रवाद की भावना जिनके अंदर थी और वो भी चाहते थे देश आज़ाद हो, क्योंकि सभी चाहते थे। क्योंकि जो निरंकुश शासक था उसने क्या कर रखा था? इतने अत्याचार कर रखे थे कि लोग जो है उनसे बिल्कुल परेशान हो गए थे। चाहे उसमें सेना के हों, व्यापारी हों, कोई भी हो, किसान हो, सभी लोग चाहते थे कि अब जो है इससे पीछा छूट जाए और जो हम अपने देश को अपने हिसाब से चला सकें। अब तक मैंने बताया कि क्रांति से पहले लोगों ने क्या क्या कदम उठाए। आप सभी को पता ही लग गया होगा कि नया झंडा बनाया, सामूहिक भावना लोगों के अंदर भरी, पृथ्वी जो है भूमि है, हमारी नागरिकता है, हमारा देश है, और जो है सभी लोगों ने एक प्रयास किया देश को आज़ाद करवाने का, स्वतंत्र करवाने का। अब क्या हुआ? फिर क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो राजतंत्र था वो किस में हस्तांतरित हो गया? लोकतंत्र में। किस में हो गया? लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र का मैंने बताया था आपको, लोक यानी जनता और तंत्र जो होता है वो है शासन। ठीक है, तंत्र का अर्थ क्या होता है? शासन। तो इसके बाद ये लोकतंत्र आने के बाद फिर क्या काम हुए देश के अंदर? तो सबसे पहला जो काम हुआ वो हुआ नया संविधान। सबसे पहले देश में एक संविधान बनाया गया। आप सभी परिचित हैं कि संविधान में क्या होता है कि देश को कैसे चलाना है, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, कौन कौन से संगठन होंगे, जो है कौन से अधिकार होंगे, कौन से कर्तव्य होंगे, उन सब के लिए जो है सबसे पहला काम ये हुआ कि एक संविधान बनाया गया। दूसरा काम क्या हुआ कि सभी को समान अधिकार दिए गए। एक दूसरा काम ये हुआ कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई कैसा भी है, सबको अधिकार कैसे मिले? समान अधिकार दिए गए। तीसरा क्या है? सामंती व्यवस्था समाप्त करना। एक वहाँ पे क्या है? सामंती व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या होती है कि बड़े बड़े जमींदारों के पास ज़मीन होती है और वो छोटे छोटे किसानों को दे देते हैं, उनसे जो है वो जो है काफ़ी मात्रा में पैसा भी लेते हैं, तो उनके पास इतना ही रहता है कि वो अपना गुजारा कर सकें। तो ऐसे में काम कौन करता है? काम करता है किसान। और पैसा किसके पास जा रहा था? सामंतों के पास। तो जो ये व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आता है स्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। अब ये क्या है? ये पहले जो है राजा जो उसके चापलूस थे उन्होंने उनको इकट्ठा करके स्टेटस जनरल बना रखा था, वो उनके द्वारा ही नए नए नियम बनाता था। अब आज़ादी के बाद उसका नाम बदला गया और नाम रखा गया नेशनल असेंबली। इसमें उन लोगों को रखा गया जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे व्यापारी थे, डॉक्टर थे, जो है अच्छी पोस्टों के जो व्यक्ति थे मध्यम वर्ग के, उन्होंने जो है इसमें चुना, यानी पढ़े लिखे लोगों की एक संस्था बनाई। उसके बाद आता है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। आंतरिक का क्या मतलब बच्चे? यहाँ पे आंतरिक होता है देश के अंदर, एक राज्य से, जैसे एक राज्य है और दूसरे राज्य में सामान ले जाना है, तो यहाँ का सामान अगर यहाँ जाता है तो यहाँ पे भी शुल्क लगे, उसको कहते हैं आंतरिक। तो उसको जो है आयात निर्यात जो शुल्क लगता था सीमा पे राज्यों की, वो समाप्त कर दिया गया। फिर है समान नाप तोल। एक क्या काम किया गया कि जो नाप तोल है
जो बाट है वो बराबर मात्रा में माने गए। मतलब इस राज्य में अगर कोई चीज़ 2 kg का बाट है तो वही 2 kg का इस राज्य में होगा। ये नहीं कि जैसे अभी है कुछ राज्यों में, जैसे केले हैं 1 दर्जन में कितने आते हैं, 12 आते हैं, कहीं पर वो तोल के हिसाब से मिलते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था नहीं, वहाँ पर सारा जो नाप तोल है वो समान कर दिया गया। 7वें पॉइंट पर एक समान कर, यानी पूरे देश के अंदर क्या कर दिया, एक समान कर लगाया गया, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा कुछ नहीं था। जो भी कर था वो सारे देश के अंदर समानता से लागू किया गया। 8वें पॉइंट पे है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना। आप सभी को पता है कि देश के अंदर कहीं पे कोई भाषा बोली जा रही थी, कहीं पे कोई भाषा बोली जा रही थी, इससे पूरा राष्ट्र जो है एक रूप में संगठित नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी एक राष्ट्रीय भाषा बनाई गई। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। उसके बाद एक गान है, राष्ट्रीय गान, इसको जो है मर्सिले नाम से गान है। इसमें क्या होता है कि जो सेना के अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाता था, तो उसी चीज़ को जो है उन्होंने गान के रूप में स्थापित कर दिया और इसे हम राष्ट्रीय गान कहते हैं। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। मतलब पूरे देश के अंदर क्या की, एक ही केंद्रीय मतलब केंद्र से ही जो पूरे राष्ट्र को संचालित करती है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासन बनाया गया, अधिकारी नियुक्त किए गए, लागू की, जिससे अपने भूभाग पर रहने वाले, जिससे मतलब अपने भूभाग यानी इस क्षेत्र यानी इस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। मतलब इस देश में कहीं भी नागरिक रहो, उनके जो कानून थे वो सभी समान बनाए गए। अब आता है 11वां पॉइंट, जैकोबिन क्लब का गठन। ये क्लब जो है ये भी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था और राष्ट्रवाद की भावना को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ये कहाँ पर गठित हुआ, ये छात्राओं द्वारा गठित हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों ने जो इसमें हिस्सा लिया और जो है राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। तो जो है अब फ्रांस जो है वो स्वतंत्र हो चुका था। वहाँ पे क्या हुआ था, जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया था। मैंने आपको बताया कि क्रांति के बाद वहाँ पे क्या क्या काम हुए, लेकिन बाद में फिर 1799 में एक व्यक्ति जो है वो उभर कर सामने आया। उसका क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो है उभर कर सामने आया, ये एक सैनिक था। क्या था ये एक सैनिक था और 1804 में यह जो है फ्रांस का सम्राट बन गया। कौन बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना इसको, कि ये कई तरीके से आता है। जैसे नेपोलियन का राष्ट्रवाद में योगदान, या फिर ऐसे पूछा जाता है 1804 की नागरिक संहिता, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड क्या है। तो ये कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर जो है एक ही है, आपको यही बतानी है तीनों के अंतर। तो देखिए इसने क्या क्या काम किए सम्राट बनने के बाद। विशेष अधिकारों की समाप्ति। एक तो कुछ लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जिन लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त कर दिया। और क्या कर दिया उसने, कानून के समक्ष समानता, सभी को कानून के सामने समान कर दिया, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति था। कैसा मतलब अमीर गरीब कैसा भी था, उनको सबको समान कर दिया। तीसरा पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को लागू कर दिया। फिर इसने एक काम और किया, संपत्ति का जो अधिकार था उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने फिर से उसको जो है लागू कर दिया। अब हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करके संपत्ति जो है ले सकता था और वो अपने नाम पे रख सकता था। चौथा पॉइंट, फिर नेपोलियन ने क्या किया कि किसानों को भू दासत्व, मतलब जो है भू मतलब धरती भूमि, और दासता क्या होती है कि उसका दास बनाना। मैंने आपको बताया था कि सामंती में क्या होता है, जमींदारों के दास बने हुए थे किसान, ठीक है। तो सबसे पहले जो दास बने हुए थे उससे उनको मुक्ति दिलवाई। और दूसरा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। जो जागीरदार थे उन्होंने क्या लगा रखा था, किसानों पे शुल्क लगा रखा था भूमि के ऊपर। तो इसने क्या किया नेपोलियन ने कि उन शुल्कों से भी जो है उनको मुक्ति दिलवाएगी। मतलब किसानों के लिए दो काम के, पहला भू दासत्व से मुक्ति और दूसरा शुल्कों से मुक्ति। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, यातायात संचार प्रणाली में सुधार। सबसे अच्छा काम इसने क्या किया कि जो यातायात साधन थे उनमें क्या किया कि सुधार किया। अब सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, कच्चा माल आ सकता था, मतलब कोई परेशानी नहीं थी।
उसके बाद आता है छठा पॉइंट, सभी वर्गों को समान रखा। इसने सभी वर्गों को समानता का दर्जा दिया, चाहे वो वर्ग उच्च है, निम्न है, मध्यम है, सभी वर्गों को समान रखा। उसके बाद आता है सातवां पॉइंट, धार्मिक सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार। इसने धर्म के मामले में भी सुधार किया, चर्चों का निर्माण किया, जो भी लोग जिस धर्म के थे उनमें सुधार किया, मतलब वो अपने धर्म को मान सकते थे, धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते थे। फिर है शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने काफ़ी सुधार किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। उसके बाद आता है आठवां पॉइंट, समान शुल्क, समान नापतोल प्रणाली, एक मुद्रा। और सबसे बड़ा काम क्या किया कि पूरे देश में समान शुल्क रखा, समान नापतोल रखा और एक मुद्रा रखी। अलग अलग ये नहीं कि किसी एक देश है उसमें इस एरिया में कोई मुद्रा, इसमें कोई मुद्रा, इसमें कोई, ऐसा नहीं, पूरे देश के अंदर एक ही मुद्रा रखी, एक ही नापतोल रखा और सभी पूरे देश के अंदर जो है शुल्क भी एक ही रखा गया। आपने देखा कि नेपोलियन ने कितने अच्छे काम किए हैं। उन अच्छे कामों के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी नेपोलियन ने किए जो उसका पतन का कारण बने। तो पढ़ते हैं पतन के कारण। सबसे पहले लोकतंत्र हस्तांतरित राजतंत्र में सबसे पहले तो उसने क्या किया, जो इतनी क्रांतियों के बाद लोग लोकतंत्र लेके आए थे फ्रांस के अंदर, उसने जो है सत्ता में बैठते ही क्या किया, उस लोकतंत्र को वापस राजतंत्र में बदल दिया और वह जो है वहाँ का सम्राट बन बैठा। दूसरा उसने क्या किया, राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली। उसने लोगों की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया, कोई भी जो है उसके फैसलों के खिलाफ नहीं बोल सकता था। तीसरा कारण क्या रहा, करों में बढ़ोतरी। उसने जो है करों में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर दी। उसने क्या किया कि एक अच्छी बात क्या की कि सारे देश के अंदर जो है समान मात्रा में कर लगाए, लेकिन उसने बुरा काम क्या किया कि पूरे जो है देश के अंदर करों में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर दी, इससे लोग जो है उससे नाराज़ हो गए। फिर है फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती करना। फिर उसने क्या किया कि ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसने काफ़ी जो क्षेत्र थे उनमें अपना साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया था और वहाँ के लोगों को वो जबरन अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। उसके बाद जो है लोग उससे काफ़ी नाराज़ थे। सेंसरशिप क्या होती है, किसी चीज़ पे रोक लगा देना। जो मतलब क्या था कि चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मीडिया, कुछ भी हो, वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे उसकी परमिशन के बिना, तो उनके ऊपर उसने लगा दिया सेंसरशिप। अब आते हैं छठे पॉइंट पर, अत्यधिक युद्ध। क्या था कि नेपोलियन जो है युद्धों में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने लगा था। उसने इटली, जर्मनी, स्पेन, हॉलैंड सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो वो जो है इन क्षेत्रों के ऊपर जो है साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहता था। तो उसने क्या किया, साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया। ये सभी रीजन रहे नेपोलियन के पतन के कारण। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय।